ठीक है। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एल्गोरिदम? जी बताएं, क्या होती है एल्गोरिदम? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सर जी ये एक प्रोसीजर होता है सीक्वेंस जिसके ऑफ अंदर हम इनपुट लेते हैं और हमें उसके नतीजे में कुछ हमें आउटपुट मिलती है। स्टेप वाइज लेते हैं, हम कुछ इनपुट लेते हैं तो हम्म। हमें इसके मतलब इसका रिजल्ट आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ भी आउटपुट है। ठीक है। हाँ जी जी यार, आप बताएं बेटा, क्या होती है एल्गोरिदम? सर ये सीक्वेंस होता है कंप्यूटेशनल स्टेप्स का जो कि इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जी बेटा, जो एल्गोरिदम है वो क्या है, एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर शेयर किए थे जिसमें हमने फोकस किया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी इस प्रोसीजर के अंदर हम एक वर्ड ऐड कर रहे हैं विच इज़ नोन एज कंप्यूटेशनल। तो इसमें जो प्रोसीजर के अंदर कंप्यूटेशनल स्टेप्स होंगे, यानी कि अब बेटा एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस इशू को कि आपने डाटा स्ट्रक्चर में फोकस किया एल्गोरिदम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा वो क्या होगा, एनालिसिस इश्यूज के ऊपर होगा। और हम एनालिसिस किसका करेंगे? एल्गोरिदम्स का। इसका मतलब है इंटरेक्टली हमारी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए एल्गोरिदम्स के ऊपर, डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है एनालिसिस के अंदर वो है कि व्हाट डाटा स्ट्रक्चर्स टू यूज। तो ऑब्वियसली आपको पता है डाटा स्ट्रक्चर्स लिस्ट हैं, क्यूज हैं, स्टॉक स्टैक्स हैं, हीप्स हैं, ट्रीज हैं। ये आपने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे जब भी आएंगे और इनका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट और बिग क्वेश्चन है, दैट इज इट करेक्ट? कि क्या सबसे पहला जो पॉइंट था, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि क्या हमारी एल्गोरिदम करेक्ट है, सही है। करेक्ट से क्या मुराद है? करेक्ट से मुराद है कि क्या वो हमेशा करेक्ट है, क्या वो कभी करेक्ट है कभी इनकरेक्ट है, या वो मोस्टली करेक्ट है और कभी कभी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्शन से मुराद या करेक्ट एल्गोरिदम से मुराद, क्वेश्चन ये है कि जिस काम के लिए उस एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया गया है, क्या वो एल्गोरिदम वो काम करती है या नहीं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट एल्गोरिदम से मुराद कि जिस काम के लिए उस एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया गया है, क्या वो हमेशा वो काम करती है, या कभी कभी करती है कभी नहीं करती, या मोस्टली करती है कभी नहीं करती, या वो बिल्कुल नहीं करती। क्या ऑप्शन है? तो ये एनालिसिस हमने करना है। कोई भी एल्गोरिदम हम लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ एफिशिएंट इज इट? कि वो कितनी एफिशिएंट है। तो वो जिस काम के लिए उस एल्गोरिथम को बनाया गया है वो काम फ़ौरन करती है, जल्दी करती है, या उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेती है। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कि क्या वो एसिम्प्टोटिकली फिक्स है और डज इट डिपेंड ऑन द इनपुट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक एल्गोरिदम हमने बनाई है तो वो फिक्स टाइम लेती है, या जैसे हम उसका इनपुट साइज बढ़ाते जाते हैं उसका टाइम भी बढ़ता जाता है। क्या है, क्या सीन है? ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है एनालिसिस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट है, इसको बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। इसमें P इज इक्वल टू एन पी, ये हमारे पास क्लासेस हैं एल्गोरिदम्स की, पोलिनोमियल वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे बेटा हम, आपको पता होगा कि हम गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। 1000 सीसी गाड़ियाँ, 1300 सीसी, 1600 सीसी। ठीक है, तो जो 1000 सीसी गाड़ियाँ होती हैं उसमें अप टू 1000 सीसी, मतलब उसमें 700 सीसी भी हो सकती है, 660 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है। 1000 तक जितनी भी है ना वो सारी उसके अंदर शामिल होंगी। तो इस कैटेगरी को हम 1000 सीसी कैटेगरी कहते हैं। इसके बाद है 1300 कैटेगरी, 1300 सीसी। तो उसमें से 1200, 1100 सब शामिल हैं। उसके बाद 1600 सीसी है, तो उसमें से 1300 से लेकर 1600 तक जितनी रेंज है वो आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्लासेस हैं, या हम कह दें ये कैटेगरीज हैं। ऐसे ही हमारे पास एल्गोरिदम की क्लासेस भी होंगी।
कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कांस्टेंट टाइम लेती हैं, कांस्टेंट टाइम 1 मिनट लेती हैं, तो उसको जितना मर्जी डाटा दे दें, जितनी मर्जी इनपुट दे दें, वो 1 मिनट में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसे एल्गोरिदम को हम कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है लीनियर टाइम एल्गोरिदम। लीनियर टाइम एल्गोरिदम वो होती है जिसमें हम जैसे जैसे डाटा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इनका टाइम भी बढ़ता जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स होती हैं। पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स वो हैं जिसमें हम टाइम जिसमें इनपुट बढ़ती है जैसे ही, तो जो टाइम है वह या तो वो डबल होता जाता है या ट्रिपल या फोर्थ, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर है, n स्क्वेयर है, n क्यूब है, n4 है, n5 है, जो भी फैक्टर उसके हिसाब से टाइम बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसी एल्गोरिदम्स को पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम कहते हैं, और हमारे जो कंप्यूटर आजकल के हैं इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है विच इज़ नोन एज NP, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर भी एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। साइंटिस्ट काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से NP एल्गोरिदम्स को P टाइम एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर लें, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, तो बेटा अभी ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है P वर्सेस NP के ऊपर। आपने परेशान इस पर नहीं होना, अगर नहीं समझ आई तो डोंट वरी। ठीक है, आखिरी पॉइंट की बात करें। उसके बाद बेटा आगे मूव करते हैं, व्हाई वी स्टडी एल्गोरिदम्स। तो बेटा इसमें हर जगह एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल सर्च आपने इस्तेमाल किया होगा। ये आप हैरान होंगे कि जैसे आप सर्च करते हैं तो आपका जो करीब 3 रिजल्ट है वो सर्च पे डिस्प्ले हो जाता है टॉप पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो उसके पीछे भी एक एल्गोरिदम इस्तेमाल होती है। तो आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि गूगल सर्च के अंदर कौन सी एल्गोरिदम इस्तेमाल होती है? हाँ जी, किसी को कोई आइडिया है कि उसका क्या नाम है? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नहीं बेटा, बेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। ठीक है, वो टेक्निक्स हैं, सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को तैयार करते हैं कि वो सर्च इंजन में इंडेक्स हो जाएं और ताकि इसकी रैंकिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, वो ये एल्गोरिदम नहीं है। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। पेज रैंक एल्गोरिदम। हाँ जी, पेज रैंक एल्गोरिदम। हाँ जी, पेज रैंक एल्गोरिदम। ठीक, शाबाश। अच्छा, मैं आपको SEO का बताता चलूँ। SEO की जो एनालॉजी है वो एक ऐसी है जैसे आप किसी के घर को रिश्ता नहीं देखने आता, तो मेल है या फीमेल, तो वो जिसको देखने आ रहे हैं वो बड़ी सूटेड बूटेड, अगर मेल है तो फीमेल है तो वो मेकअप वगैरह करके बड़ी तैयार हो जाते हैं। तो किस लिए होते हैं? ताकि रिश्ता देखने वाले आए उनको पसंद आ जाए, ऐसे ही होता है। जी सर, अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ अगला हाँ बंदा जो से हमसे इम्प्रेस हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो जो SEO है ना, ये वही काम करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को SEO करते हैं, ताकि तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी जो वेब सर्च के अंदर जो एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रही है, गूगल जो एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहा है उसको हमारी वेबसाइट पसंद आ जाए और उसको अच्छा रैंक करे, बेहतर रैंक करे। ठीक है, तो SEO का मतलब ये है। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो पेज रैंक है एल्गोरिदम, ये पेज रैंक जो है, ये पेज कौन है जी, बताएंगे? वेब पेज सर। वेब पेज नहीं बेटा, ये जो गूगल के 2 को फाउंडर्स हैं उसमें पेज और लैरी 2 बंदे थे, तो उसमें एक बंदे का नाम था पेज। ठीक है, तो उन्होंने इस एल्गोरिदम का नाम पेज रैंक रखा। पेज उस को फाउंडर का उसका नाम था, ये उसका PhD का आउटपुट थी। और रैंक चूंकि आपके वेब पे जितनी सर्च है उसको रैंकिंग के थ्रू शो करते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो पहले नंबर पे आती है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इसलिए इस एल्गोरिदम का नाम पेज रैंक है। तो ये काफ़ी साल पुरानी बात है, आजकल पता नहीं गूगल क्या इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किसी ज़माने में पेज रैंक से, जब गूगल लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, तो पेज रैंक से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है,
बेटा उसके बाद पैकेट राउटिंग है। तो आपने नेटवर्किंग के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें आपको पता है कि हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो डाटा पहुंचाना होता है वो कैसे पहुंचेगा, डाटा कौन सा राउट इख्तियार करेगा, कौन से राउट से जाएगा, ठीक है, और कैसे पहुंचेगा। तो इसको यूजुअली हम प्रोटोकॉल्स के थ्रू हैंडल करते हैं। और आप अगर गौर करें तो प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय सम एल्गोरिदम्स, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल शेयरिंग है। और इसी तरह बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो इसमें प्रोटीन वगैरह के ऊपर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ख़ास तौर पर नवीद जमर साहब और डॉक्टर शाह साहब, ये दोनों का एरिया यही है। उन्होंने उनकी पीएचडी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है। तो आई होप शायद उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया हो कि हाउ दे यूज़ एल्गोरिदम टू फाइंड द प्रोटीन सीक्वेंस इन ह्यूमन, ठीक है। तो शायद किया कभी उन्होंने आपसे जिक्र कि नहीं? नो सर। अच्छा चलें फिर अभी कभी आप, सर हाँ शायद बताते थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मैंने किया, हाँ, सर नीड नहीं बताते कुछ भी। अच्छा चलें अभी कभी बात हो तो फिर आप पूछिएगा उनसे कि क्या एल्गोरिदम्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको फाइल सिस्टम्स के अंदर अगर आपने ओएस पढ़ा है तो आपने देखा काफ़ी एल्गोरिदम्स। ओएस पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ रहे हैं इस दफ़ा? जी सर, पढ़ लिया हमने। हाँ तो उसमें कितनी एल्गोरिदम्स आपने पढ़ी हैं? काफ़ी पढ़ी होंगी, पढ़ी हैं कुछ नहीं? स्केजुलिंग पढ़ी है सर, स्केजुलिंग पढ़ी है। जी, हाँ ठीक थ्रेडिंग है, पढ़ी है। थ्रेडिंग एल्गोरिदम थोड़ी है। चार जी बस। सर फर्स्ट इन स्केजुलिंग फर्स्ट में आउट, आते हैं चार। जी, राउंड रोबिन। फर्स्ट आउट था। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये वाली। हम्म, ठीक है चलें, अच्छी बात है, आपको कुछ के नाम तो आ रहे हैं। उसके बाद कंपाइलर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा मूवीज़ में, ग्राफिक में, सेल फोन में और काफ़ी जगह पे। अब इसमें जो एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये रिकमेंडेशंस हैं। इसको हम रिकमेंडेशंस में एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा रिसर्च एरिया भी है। अभी आपने गौर किया कि यूट्यूब के ऊपर आप जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो साइड पे आपको सजेस्टेड वीडियोस शो हो रही होती। तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि यूट्यूब के पास करोड़ों वीडियोस हैं। तो यूट्यूब कैसे ये डिटरमिन करता है कि करोड़ों वीडियोस में से आपको वो 8 10 15 वीडियोस शो होंगे, ठीक है। तो वो भी ये सारा काम कौन करता है? एल्गोरिदम्स डिसाइड करती हैं कि कौन सी वीडियो आपको रिकमेंड की जाएंगी और इस प्रोसेस को रिकमेंडेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपने कभी गौर किया होगा कि अगर आप कार्टून्स देखते हैं तो आपको कार्टून्स ही रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नाते सुन रहे हैं तो नाते शुरू हो जाएंगी। अगर आप कोई मैच देख रहे हैं क्रिकेट तो आपको क्रिकेट की वीडियोस रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगी। या अगर आप कोई लेक्चर ले रहे हैं किसी खास टॉपिक के ऊपर तो उसी तरह की आपको वीडियोस रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगी। It is due to the analysis of the or the analysis of the behavior of users, ठीक है। जो आपका behavior है उसका analysis किया जाता है और algorithms उसकी बेस के ऊपर आपको वीडियोस रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और इस सारे के पीछे ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आपने 2 साल की डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि आपने एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये आपका काम है एक्चुअल। आपका ये काम नहीं है कि आप कोई डॉग फोटोशॉप में बैठ के कुछ इमेज बनाएं और कहें कि देखें जी मैं तो कमाल कर दिया। या आप पीएचपी पे कुछ 2 4 कोड लाइनें लिख के और एक फॉर्म बना लें और कहेंगे कि देखिए मैं तो प्रोग्रामर बन गया और मुझे तो सब कुछ आ गया। ये तो मेटेरियल पास लोग भी ये काम कर सकते हैं, वो भी पीएचपी 1 साल में सीख जाते हैं। और ग्राफिक वाले तो अगर आप देखें मार्केट में जाएं वो सब अंडर मेटेरियल ही हैं, वो भी सीख जाते हैं। तो ये आपका बेसिक काम नहीं है। आपका काम है एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करना, एल्गोरिदम का एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये आपका कोर वर्किंग है और इसको आपको समझना चाहिए। इसका आपको इसका होना चाहिए कि ये एक कोर थिंग है और इसको आपने फोकस करना है और अच्छी तरीके से इसको स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है सूडो कोड कन्वेंशन। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि सूडो कोड क्या होता है आपको कुछ आइडिया कि क्या होता है सूडो कोड? हाँ जी, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि व्हाट इज सूडो कोड? नो सर, हमने इसके बारे में पढ़ा कुछ नहीं।
अच्छा चलें ठीक है, डोंट वरी। अभी जो कोड का तो आपको आइडिया होगा कि आपकी सेटअप जी सर, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सूडो बिल्कुल। का मतलब है जाली सा कोड, या इसका मैं इसके अल्फाज सर के मैं बताऊं, जी जी बता दें, आप मेरा बता माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर अच्छा इसके अंदर ना कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह जो सी है ना यूज नहीं होती, ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर जो कोडिंग होती है, जो बात हम्म, छुपी होती है, उसको हम कहते हैं सूडो कोड। हाँ जी शाबाश, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें हम यूजुअली इंग्लिश टेक्स्ट का करीब तरीन वर्जन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको सूडो कोड कहते हैं। ये किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहे होते, सी जावा सी शार्प का सिंटैक्स नहीं होता। इसमें हमारी कोशिश होती है कि जितना प्लेन इंग्लिश हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और मकसद ये होता है कि ये जो कोर्स है ना, ये बेटा आपका लैंग्वेज कोर्स नहीं है उसके लिए अलग से कोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं, पढ़ भी रहे होंगे। ये जो कोर्स है इसका फोकस है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो हमारा फोकस होगा डिज़ाइन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि हमारा फोकस है कि हम डिज़ाइन के ऊपर फोकस करें, ठीक है जी, एनालिसिस के ऊपर फोकस करें। इसलिए अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि बजाय किसी खास लैंग्वेज के अंदर हम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट वे से अपने कोड को प्रेजेंट कर सकें और फिर उसका एनालिसिस कर सकें। इसके लिए हम सूडो कोड का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट बुक्स में सूडो कोड की मुख्तलिफ कन्वेंशन हो सकती हैं, लेकिन जो काफ़ी हद तक कॉमन ही होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। और जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने मैंने कुछ बता दिया। उसमें पहला पॉइंट है इंडेंटेशन will be indicate will indicate block structures similar to Python। आपने पाइथन नहीं पढ़ी तो इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेंटेशन। हाँ जी, इंडेंटेशन क्या होती है? हाँ जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इंडेंटेशन को? कभी आपने वर्ड में इस्तेमाल की हो, किसी और जगह इस्तेमाल की हो? इंडेंटेशन बेटा होती है स्पेसेस, ठीक है। फर्ज करें ये रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये एक लाइन है, टेक्स्ट लाइन है जो मैंने लिखी है, ठीक है। अब मैं अगली लाइन उससे आगे स्टार्ट करता हूँ, उससे अगली लाइन उसी के बराबर से आगे स्टार्ट करता हूँ, तो 3 लाइनें मैंने लिखी। अब ये जो डिफरेंस है ना पहली लाइन का स्टार्ट होने का और दूसरी लाइन के स्टार्ट होने का और तीसरी लाइन के स्टार्ट होने का, इसको इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सूडो कोड के अंदर इंडेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे रेदर देन ब्रैकेट्स। फर्ज करें फॉर लूप है, अब फॉर लूप सी का कोड मैं आपको बता रहा हूँ। आप करेंगे ब्रैकेट लिखेंगे, फॉर लूप की बॉडी होगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ऐसे ही होता है। जी सर ऐसे ही होता है। हाँ, अब हमने इसको सूडो कोड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फॉर, सर हम ये ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे ना अब। हाँ अब ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे फिर? हमें कैसे पता चलेगा फॉर की बॉडी में क्या है? अब ये फॉर सर फॉर फॉर लूप है। अब हम जो इसकी स्टेटमेंट है ना वो उससे आगे शुरू करेंगे, फॉर से आगे एक टैब के बाद फिर उसकी स्टेटमेंट्स, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये जी जो इंडेंटेशन है ये हमें बता रही है कि इस फॉर की बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। जी और अगर हम इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो जो अगली उसके फॉर के बराबर स्टेटमेंट होगी तो वो सेम लेवल पे ही होगी, वो उसकी बॉडी के अंदर शामिल नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक हो गया। इसमें अब जी अगला पॉइंट है लूप्स एंड फॉर वाइल लूप जो हैं और जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, वो बेसिकली वो सेम कंसेप्ट है, सेम अंडरस्टैंडिंग है जो हम इस्तेमाल करते हैं सी जावा वगैरह में, ठीक है। और डबल फॉरवर्ड स्लैश हम कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वल साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सारे वेरिएबल होंगे वो लोकल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें बेटा जो अरेज हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से इस्तेमाल होंगे जैसे कि हम सी प्लस प्लस जावा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने लिखा हो ए ऑफ आई, ए अरे का नाम है और आई उसका इंडेक्स होगा।
और अगर हम किसी एक अरे को i से j तक मेंशन करना चाहते हैं तो हम डबल डॉट्स के साथ उसको शो करेंगे, ए आई से जे तक। ए आई क्या हो सकता है, ए आई 1 हो सकता है और ए जे 10 हो सकता है। तो अगर हम 1 से 10 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 दो डॉट लगाएंगे और उसके बाद 10 लिख देंगे। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे आमतौर पे कंटिन्यूएशन का होता है ना साइन, वैसे ही हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं और मेथड्स हैं वो इस्तेमाल होंगे ए डॉट लेंथ। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्लास है और डॉट लेंथ उसका फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम फंक्शंस और क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं बी असाइन ए, इसका मतलब है कि हमने ए को एक दूसरा नाम दे दिया जिसका नाम बी है। इसमें हम कॉपी नहीं क्रिएट करेंगे, जस्ट नेम ही डुप्लीकेट होगा। और इसमें वेरिएबल्स आर पास्ड बाय वैल्यू एक्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज व्हिच आर पास्ड बाय रेफरेंस, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ। मल्टीपल वैल्यूज में बी रिटर्न इन अ रिटर्न स्टेटमेंट। एक रिटर्न स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं। आमतौर पे किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। सी जावा वगैरह में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होती है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बूलियन एक्सप्रेशन है दैट विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ये परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह बड़ी इजी चीज़ें हैं। तो जैसे कोड आगे हमारे पास कोड आ रहा है तो उसमें आप देखेंगे ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगी। अब हम समझते हैं, हमारे पास एक सूडो कोड है, एक एल्गोरिदम है, उसको देखते हैं। एक प्रॉब्लम है और सबसे पहले प्रॉब्लम है does array A contain the integer t given a array of length n and t an integer। हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है a और उसमें से हमने एक इंटीजर फाइंड करना है जिसका नाम है t। और जो अरे है ना इसकी लेंथ है n। n बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 5 10 100 200, तो जो लेंथ होगी वो n होगा। क्योंकि हम जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहे तो इसलिए हम उसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा प्रॉब्लम की समझ आ गई? कोई अगर प्रॉब्लम में आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब बेटा आपके सामने एल्गो है, उसका कोड सूडो कोड लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1 से 4 तक। तो अभी हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हर स्टेटमेंट, जो चारों स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं, ये हमने डिटरमिन करना है। तो पहली स्टेटमेंट है फॉर 1 to n। किसी भी लूप को सूडो कोड में लिखने का तरीका ये है, फॉर आई कोई वेरिएबल है लोकल, उसको 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो n तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें i प्लस प्लस नहीं होगा, तो फिर क्या नहीं है, तो फिर क्या हम कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि वो वहाँ पे i प्लस प्लस है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वो सिंपल यूजुअल i प्लस प्लस हो रहा है। अगर इसके अलावा है, रिवर्स में है, या +2 हो रहा है या +3 हो रहा है, तो वो हम मेंशन करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक नॉर्मल केस है, यूजुअल केस है, इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमारा लूप सिंपली 1 से लेकर n तक चलेगा और उसमें 1 1 का इजाफा होगा, ठीक हो गया। अब बेटा आपने हमें बताना ये है कि ये जो लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये फॉर की जो स्टेटमेंट है ये कितनी दफ़ा चलेगी। सर n टाइम चलेगा जब तक इसकी t की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती। हाँ, जब तक i की वैल्यू n के बराबर नहीं आ जाती तब तक चलेगा। फॉर 1 जी सर। i1 to n, i1 से लेकर n तक चलेगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन है कि ये लूप की बॉडी कितनी, ये जो लूप का हेडर है ये कितनी दफ़ा चलेगा। फिर क्वेश्चन है, फिर सोचें ज़रा थोड़ा सा और फिर बताएं मुझे कि ये कितनी दफ़ा चलेगा। सर n टाइम। n टाइम, अच्छा n टाइम तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है कि n टाइम चलेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी है, एक चक्कर इसका और भी लगता है n के अलावा। और वो +1 चलेगा क्योंकि जब वो फॉल्स हो जाएगा एक दफ़ा फिर चलेगा। हाँ, जब आखिरी चक्कर पे आएगा और वो फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। और लेकिन चूंकि ये एक दफ़ा चली तो है ना, फॉल्स होने के लिए चेक हुआ तो वो एक n+1। हाँ,
n+1 टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जी 1 से n तक तो जेन्युइन है ना, लीगल है कि ये 1 से n तक चलेगी, n टाइम चलेगी। प्लस आखिरी दफा जब चलेगी +1 टाइम, तो उसमें चेक करेगी तो उसको पता चलेगा तो वो n टाइम चल चुकी है, तो फॉर लूप जी से एग्जिट जब हो हमारे जाएगी। पास फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, यू गॉट इट। जी अच्छा अब बेटा मुझे बताएं कि ये जो इफ स्टेटमेंट है ये कितनी दफा चलेगी? सर ये सर एन टाइम सर जब तक Time ये on t की one. वैल्यू मैच नहीं हो जाती। नहीं, फिर सोचें, गौर करें कि कितनी दफा चलनी चाहिए। सर मेरे ख्याल से एन टाइम्स तक। ये सर एक दफा ही चलेगी। एक दफा चलेगी, फिर जी सोचें। सर, जी सर एक दफा चलेगी जब हमारी सर इफ वैल्यू मैच हो जाएगी। अरे ए n का -1 आर्गुमेंट तक इज इक्वल टू चलेगी। 1 हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। सर तब तक चलती जाएगी ना जब तक उसके अंदर टी नहीं आ जाएगा। टी अच्छा आएगा तो वो ट्रू हो जाएगी ना, वरना तो ये फॉल्स होती जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखिए कि हमारे पास 3 केसेस हैं, एक है बेस्ट केस, एक है एवरेज केस और एक है वर्स्ट केस। जो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे वर्स्ट केस के अंदर। वर्स्ट केस का मतलब है कि हम देखें कि मैक्सिमम कितनी ये चलेगी, मैक्सिमम टाइम से कितनी चल सकती है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं मैक्सिमम, जैसे कि ऊपर स्टेटमेंट नंबर 1 में भी हमने कहा कि n+1, इसका मतलब है कि हमने वर्स्ट केस की बात की है, हमने कहा कि ये मैक्सिमम टाइम इतनी दफ़ा चलेगी, उससे कम भी चल सकती है। अगर हमें टी पहले से मिल जाए तो हमें n+1 नहीं चलेगी, वो जितनी दफ़ा चली है वो प्लस उतनी दफ़ा ही चलेगी, ठीक है। ये n+1 हमारे पास वर्स्ट केस है, बुरे से बुरा टाइम है। तो अब कीप इन माइंड दीज थिंग्स। अब मुझे दोबारा से बताएं कि इफ a ऑफ i इज इक्वल टू t, ये कितनी दफ़ा चलेगी इन वर्स्ट केस सिनेरियो? n+1 टाइम सर। हाँ जी, फिर सोचें, फिर बताएं कितनी दफ़ा चलेगी। ये वर्स्ट चलेगी केस में सर n टाइम चलेगी। एन टाइम ये सर वर्स्ट केस में। सर मैंने कैसे सही चलेगी? कहा था। हाँ कैसे चलेगी n टाइम? सर वो 1 से लेकर एन तक, जब तक वो इज इक्वल टू टी नहीं आ जाता वो चलता जाएगा, लास्ट पे जाएगा एन, जब लास्ट फर्ज पे आ करें टी जाएगा। नहीं, फर्ज करें उसको टी नहीं मिला है, हमारी लिस्ट में टी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? अगर लिस्ट में टी नहीं है तो वो सबको चेक कर देगा। जी यस सब सर, कुछ चेक एन करेगा तक सब कुछ चेक कर दे। वो सब कितने हैं? एन एन एन। एन टाइम चलेगा। अब मेरा क्वेश्चन है को n+1 क्यों नहीं चला? क्योंकि सर सर जब एक क्वेश्चन रिजल्ट मेरा भी है। फॉल्स होता है तो सर वो क्वेश्चन अंदर ये है नहीं कि अगर आएगा उसको टी की कंट्रोल। वैल्यू मिल जाती है तो फिर ये लूप कब तक चलेगा? एग्जांपल अगर ये टी हमारे पास 10 था, तो n तो एक नेचुरल नंबर है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा 10 तक खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास n की पावर क्या बनेगी? या हम सिर्फ उसको सिंपली 10 कह सकते हैं? शाज़ेब अभी हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बेस्ट हो सकता है या एवरेज हो सकता है। यहाँ पर वर्स्ट केस की बात हो रही है, जब n+1 आ जाएगा तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। जब फोर लूप फॉल्स हो जाएगा तो वो बॉडी में तो आएगा ही नहीं ना। नहीं सर यही तो पूछ रहे हैं, n हाँ तो मैं प्लस यही वन तो बता रही क्यों हूँ ना, नहीं चला? हाँ जी क्योंकि जब बिल्कुल। ऊपर फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं होगा आगे। सर बताने लगे हैं इसमें सर। हाँ जी तो बिल्कुल, बोले अच्छा, हाँ सही बता रही हैं बेटा आप। फिर बताएं थैंक जरा यू सर। क्लास, हाँ दोबारा सर से जब बताएं। यहाँ पर n+1 हो जाएगा तो मतलब कि कंडीशन हो गई या फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो 4 आगे से जो सा ना कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं करेगा इफ के ऊपर, हाँ हाँ इसलिए वो बिल्कुल। n पे ही रहेगा। तो सर रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कितनी दफा चली है? n टाइम, ठीक है। और सर मेरा भी क्वेश्चन यही है कि लेकिन जब हमारे पास फॉर लूप ट्रू हो जाता है तो अंदर कंडीशन में जाएगा, तो कंडीशन में टी की वैल्यू जो चेक करेगा, अगर हमारे पास 10 है तो वो 1 बाय 1 चेक करता रहेगा। तो वर्स्ट केस में फिर हमारे पास यहाँ n की जगह 10 लिख सकते हैं क्योंकि टी हमारे पास 10 था। बेटा दोबारा क्वेश्चन करें, आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि अगर सर हम टी की वैल्यू ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये 10 है और ये अरे हमें डिफाइन कर रहा है तो ये इक्वली हमारे पास टी की वैल्यू ही आएगी, डबल इक्वल है ना, तो मतलब
कंसीडर यही है कि ये इक्वल टी ही होगा, और यदि मैचिंग हो जाती है तो इसको ट्रू फॉल्स कर हाँ, हम कह रहे हैं वर्स्ट केस है और टी की वैल्यू और ए के अंदर मौजूद नहीं है। हम अभी वर्स्ट केस की बात जी 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 सर समझ आ गई। हाँ वर्स्ट केस में टी की वैल्यूज के अंदर मौजूद ही नहीं है। हाँ हम वो बारी बारी सब चेक करता है, उसको नहीं मिलती तो वो एन टाइम चलेगी। ठीक है, तो ये जो +1 इसलिए नहीं चला कि +1 जो है ना ये लूप का हेडर चलाया है, इस ये जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है इसलिए वो लूप उसके अंदर नहीं गए, उसकी बॉडी के अंदर नहीं गए। तो जो सिर्फ अंदर है वो सिर्फ एन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया जी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आस्क कर। हाँ, अभी भी अगर बेटा कोई कंफ्यूज है तो प्लीज मुझसे पूछ ले कि क्या हुआ है। अच्छा, आई होप कि आप सबको समझ आ गई। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये रिटर्न स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी वर्स्ट केस में? ये सर एक दफ़ा चलेगी। जब भी चलेगी, अगर किसी भी केस में चली तो ये एक ही दफ़ा चलेगी, और अगर नीचे वाली फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी एक ही दफ़ा चलेगी मैक्सिमम जब भी चली। आपको पता है कि रिटर्न स्टेटमेंट से आपका जो बॉडी है वो या जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है, वो रिटर्न कर देता है और प्रोसीजर वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है, हमने अभी एनालिसिस किया है कि हाउ एफिशिएंट इज इट, कि हर स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चली है। ठीक है, तो बेटा आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये इस एल्गोरिदम का टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे तो अगर हम इसको ऐड करें तो दैट विल ऐड अप टू n। तो ये n कैसे हुआ है ये इंशाल्लाह आगे क्लासेस में आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम। गिवन a and b arrays of length n and t an integer, does a or b contain t? हाँ जी बेटा, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ आई आपको? हमारे पास दो अरेज हैं ए और बी, और सर दोनों की बात हो रही है कि उसके अंदर टी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, दोनों की लेंथ क्या है n। ठीक है, और हमने देखना है क्या दोनों के अंदर जो हमारे पास इंटीजर t है वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो इसका कोड हमने लिखा हुआ है, फॉर i1 to n a of i is equal to t रिटर्न ट्रू। दोनों a और b, क्या a या दोनों के अंदर किसी एक में से हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फॉर i1 to n, ये बेटा गलती से लिखा गया है, ये a नहीं है, ये b है। ये b है सर। यहाँ पर हमारे पास ओरिंग होगी ना, मतलब अगर a के अंदर निकल आया है, यहाँ पर हमारे पास ओरिंग हो रही होगी, मतलब अगर a के अंदर निकल आया t और b में नहीं निकला। हाँ, तो फिर b में हमारे जाएगा। अगर a के अंदर निकल आया तो b में जाएगा जी। अच्छा, फिर b में जाएगा ही। हाँ, क्योंकि वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि हर स्टेटमेंट कितनी दफा चली। पहली स्टेटमेंट कितनी दफा चली है? n+1। शाबाश। दूसरी n। तीसरी वर्स्ट केस में कितनी दफा चल सकती है? 1। चौथी n+1। पांचवी n। छठी 1। सातवीं 1। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक और तलब बात है ना मुझे है कि ये फार और ये फार ये दोनों सेम लेवल पे हैं जी। ठीक है, जब इसके चक्कर खत्म होंगे तो फिर इसके चक्कर स्टार्ट होंगे जी। इस बात को समझते हैं आप? जी सर, समझ आ गई है। हाँ, अब अगर हम इसको ऐड अप करेंगे तो इसका टाइम भी n होगा, तो ये कैसे होगा परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेटा हमारे पास सेकंड एग्जांपल। अब हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है। डू अरेज a b हैव अ नंबर इन कॉमन, गिवन अरेज a b ऑफ लेंथ n। हमारे पास दो अरे हैं a और b, क्या दोनों में कोई कॉमन नंबर है या नहीं? अगर है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपने अगेन टेल मी
द नंबर ऑफ आइटरेशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। तो बताएं पहली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? n+1। शाबाश। दूसरी बताएं आप, दूसरी कितनी दफा चलेगी? n। सर अभी n का स्केयर। अब ये नेस्टेड है, यानी कि नेस्टेड यस सर। लूप। स्क्वायर आएगा सर यहाँ पे। हाँ, अब बताएं कितनी दफा चलेगी? n का स्केयर सर। हाँ, प्लस फिर 1। सोचिए, फिर सोचिए, मेरे ख्याल से n+1 चलेगी। फिर सोचिए, बाकी भी सोचेंगे। n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। 1। दैट्स n इट। स्क्वायर प्लस 1। n हाँ स्क्वायर जी, प्लस n 1। इंटू n n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर प्लस बताएं ये 1 कैसे हुआ? सर ये जो सर पहली n तो हो स्टेटमेंट गया ना वो हाँ, ऊपर n वाले टाइम लूप का, और हाँ n टाइम ये बाहर वाले के लिए चलेगी, ऊपर वाले लूप के लिए यस चलेगी। जी। और n+1 n के प्लस अपने 1 लिए चलेगी। अपने लिए चलेगी। ठीक है, जी सर। आगे सबको समझ? जी जी सर। सर। हाँ, जो बाकी सो रहे हैं उनको। यस सर, आ गई है अच्छा चले, सर, अब मुझे लेकिन सो नहीं बताएं। रहे। अच्छा चले, अच्छी बात है अगर सो नहीं है तो। जब टाइम बता दें, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कितनी दफा चलेगी? सर ये एन टाइम चलेगा सर ये तो। एन टाइम n चलेगी। टाइम्स चलेगी। जी सर। फिर सोचें। सर 1 मिनट, एक बार तो हाँ जी, कितनी सर दफा अगर हम चलेगी? ये भी सर सेकंड यस वाले n के सर, का एन हिसाब स्केयर टाइम से प्लस एन 1 टाइम ही होगा। चलेगी। सर अगर हाँ, हम सोच सेकंड वाले के हिसाब सोच से के देखें जवाब ना, देना है, n सोच के टाइम्स जवाब देना चलेगा। है। हाँ जी, कितनी दफा चलेगी? एन सर एन स्केयर। सर n स्क्वायर। n स्क्वायर। फिर सोच के बताओ। सर देखिए ना, एक बार 2 के लिए चलेगी, मतलब n हम्म, टाइम्स 2 के लिए चलेगी और n हम्म, टाइम्स 1 के लिए चलेगी, तो n इंटू n n स्क्वायर बन जाता है। हाँ जी सर, अब आप वो बता दें। ठीक है, एन स्क्वायर टाइम चलेगी। ठीक है, अब जी। ये 1 टाइम चलेगी और ये भी और ये भी 1 1 टाइम। टाइम। ठीक हो गया? 1 टाइम। जी सर। पहली स्टेटमेंट कितनी दफा हो गया एग्जीक्यूट? एन प्लस 1 टाइम n सर। प्लस 1। n+1 टाइम। जी दूसरी सर। कितनी दफा होगी? एन स्क्वायर n प्लस 1 टाइम मल्टीप्लाई सर। n n प्लस इंटू 1। n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1। हाँ जी, फिर सोचें। फिर सोच लें। सर, एन ये मुझे स्क्वायर लग रहा है कि प्लस एन एन स्केयर प्लस 1। इंटू एन प्लस वन आएगा, क्योंकि ये आई की भी वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, इसमें जे इज इक्वल टू आई प्लस वन हो रहा है, इसलिए शायद। सर ये सिंपल आई n का स्केयर होगा, क्योंकि ये जो है ना ये i+1 हो जाएगा, वो 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा, ये -1 हो जाएगा इसमें। फिर सोचें। ये एक काम चलेगा पहले से। नहीं, आप सोच नहीं रहे, इसलिए आप ये जो काम है ना, ये आपकी होमवर्क में शामिल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपने सर मुझे सबने ये एन बताना है कि स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। ठीक सर है, एन स्क्वायर प्लस बिल्कुल। 2 एन प्लस 1 टाइम। उस पर गौर करना है, और गौर ज़बानी नहीं करना, आपने प्रैक्टिकल गौर करना है, यानी कि आपने 1 बाय 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके बताना है। आप फर्ज करें एन की कोई वैल्यू रख लें, 10 या 15 कोई रख लें, और फिर उसको एग्जीक्यूट करें स्टेप बाय स्टेप, और देखें कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कितनी दफ़ा चली है। ठीक है, तो जब जी आपने सर। मुझे सामने नेक्स्ट क्लास में बताना है कि ये दूसरी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी। आ रही है। अच्छा, तो अब बेटा फिर कौन बताएगा कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है? हाँ जी, किसने ट्राई किया है घर पे? हाँ जी, किसने ट्राई किया है या नहीं? मैं बताऊं सर? जी बताएं। सर देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ऊपर वाली n+1 टाइम तक चलेगी, जो नीचे वाली 4 है ना वो n-1 टाइम तक तो चलेगी,
तो साथ में लेकिन जब 1+1 उसकी कंडीशन का चेक होगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये n टाइम्स ही चलेगी और ऊपर वाले n के साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये जो नीचे वाली है वो n-1 मल्टीप्लाई n होगी, यानी n-1 टाइम तक चलेगी और मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले n से। अच्छा ऐसे ही ठीक। है। अच्छा, आपने चले आप बोली तो कम से कम बताया तो सही। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें स्टडी नहीं किया होगा। नहीं किया था। हाँ, किया था। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि आपने इसको एक्चुअली ड्राई रन करना है, हाँ चला के। जी जी। हाँ, तो आपने n की चला कोई के भी नहीं वैल्यू रखी थी ना, देखा। हाँ मैंने हाँ, तो सपोज किया था हाँ 3, हाँ हाँ, फिर तो वो देखें वो नीचे वाली n-1 टाइम्स तक चल रही थी, हम्म लेकिन साथ में अगर हम उसकी कंडीशन का देखें कि एक दफ़ा उसने कंडीशन को चेक करना है तो फिर वो +1 भी तो करेगी ना, हाँ, +1 भी करेगी। तो फिर माइनस प्लस कैंसिल नहीं हो जाएगा -1 +1 से। वेरी गुड, इधर तो मैथ ही हो रहा है शुरू। ये तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, मैथ का सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब कैंसिल नहीं करना। अच्छा, चलें अभी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई और स्टूडेंट जिसने ट्राई किया उसको? हाँ जी, कोई और स्टूडेंट जिसने गलती से ट्राई कर लिया? कोई नहीं? ये बेटा बड़ी खतरनाक इंडिकेशन है। ये आप अभी से आपके ये ला दें, क्लास हुई है और अभी आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो आगे क्या होगा तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और अगर आप बेसिक्स के ऊपर एफर्ट नहीं कर रहे तो आगे तो समझ आनी बंद हो जाएगी आपको, फिर होना सर शुरू। ट्राई किया था, समझ ही नहीं आई इसे कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा दो था। दो लूप हैं, इसको चलाना था बस आपने। आसान सर सा वो काम, तो सर लूप वो थे। तो पता है, लेकिन ये इनर लूप जो है ये हर बार इंक्रीमेंट करता जा रहा था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं ना मिल रही थी कि इसे कितनी बार चलाना है। एक बार अगर ये 7 टाइम चल रहा है, अगली बार ये फिर से मतलब कि इसमें इंक्रीमेंट हो गई, ये 6 टाइम चलेगा, मतलब ये हाँ हाँ, तो ऐसी फिक्स यही तो वैल्यू नहीं फाइंड, मिल रही हाँ थी। यही तो फाइंड करना है। तो आप मुझे बताएं जरा, मैं बताएं कि कितनी कितनी दफा चला। फर्ज करें यहाँ पे मैं n को 5 रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक आपके सामने एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, और इसमें ओ लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि आउटर लूप है, और इसमें मैं आई लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि इनर लूप है। ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि n 5 है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक जी है। अब हम इनर लूप पे आ जाएं, नेस्टेड लूप पे आ जाएं, तो जे की वैल्यू क्या होगी? जे की वैल्यू 2 होगी। 2 होगी, ठीक है, शाबाश। अब ये जो इनर लूप है तो ये कब तक चलेगा? n टाइम, 5 अच्छा, टाइम, मतलब हाँ, मतलब अब 5 तक पहुंचेगा। वैल्यू थी जब पहला चक्कर था इसका, तो इसकी वैल्यू थी 2, ठीक है, और ये 2 से जी कब तक चलेगा? 5 तक चलेगा, यानी कि 2, 3, 3 4, 5, 5 कितने तक चला? 4 टाइम चला। हाँ, 4 6 टाइम। टाइम पे इसकी कंडीशन रॉन्ग हो गई, 5th टाइम। शाबाश, ये चला है 4 टाइम, ठीक है, ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, और क्लोज नहीं जा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ये 4 टाइम चला है, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 टाइम जब चला है तो इसका ये इनर जो लूप है ना एक दफा खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर वापस हम आउटर लूप पे चले गए हैं, तो आउटर लूप की अब दूसरी आई पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाँ शाबाश, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आई दूसरी दफा चला है तो आई की वैल्यू 2 है, तो अब इनर लूप की वैल्यू की इनर लूप में जे की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। हाँ जी, अब ये हो जाएगी 3, क्योंकि आई है 2, उसमें प्लस ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 ठीक है। है जी। अब ये 3 से चलेगा और n तक जाएगा, तो कितनी दफा जी चला? 3, 3 टाइम चला। 4, 5,
3 टाइम्स चला, ठीक है। जी अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। आप देखिए कि बाहर का लूप एक दफ़ा, पहला चक्कर था उसका, पहले चक्कर में वो अंदर का लूप कितनी दफ़ा चला है? 4 टाइम चला है। 4 टाइम चला है, ठीक है, शाबाश। और बाहर के दूसरे चक्कर में अंदर का लूप कितनी दफ़ा चला है? 3 टाइम चला है। 3 टाइम चला है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब दोबारा से हम आउटर लूप पे आ जाएंगे और अब आई की वैल्यू होगी है 3, 3 हो गई। ठीक है। अब इनर लूप में i+1 क्या हमारे पास होगा? 4 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जे को 4 असाइन हो जाएगा और जे जो है वो 4 से लेकर n तक जाएगा, यानी 5 तक जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 2 टाइम चलेगा। जी अब बाहर के तीसरे चक्कर में अंदर का जो लूप है वो 2 दफ़ा चला है, ठीक है। अब जी ऐसे ही हम देखें कि जब हमारे पास आई हो जाएगा 4, बाहर का जो लूप है उसमें आई की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो अंदर का लूप कितनी दफ़ा चलेगा? एक बार चलेगा। हाँ, 4 + 1 5 हो जाएगा, जे 5 to 5 1 टाइम चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जी फिर ये हमारे पास जो बाहर का लूप है वो 5 हो गया आई की वैल्यू। हाँ 5 हो गया, ठीक है। तो वो 5 जब 5 होगी तो अंदर का लूप क्या होगा? 6 हो गया, 6 हो गया और वो नहीं चलेगा। हाँ 0 टाइम चलेगा, ठीक है। सबको समझ आ गया कि अंदर का लूप कितनी दफ़ा चल रहा है और बाहर का कितनी दफ़ा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, जाग जाएं, सुबह हो गई है, ठीक यस है। सर, आ रही है समझ। आ रही है समझ? जी समझ आ सर। गई कि अंदर का लूप कितनी दफ़ा चला और बाहर का लूप कितनी दफ़ा चला? यस सर। सही समझ आ गई है? जी। और ये जब आप प्रोग्रामिंग करते थे या की आपने, इतने सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, पीएफ पढ़ा है, ओ पढ़ा है और बड़े डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, तो फिर उसमें ऐसे नहीं सोचते थे कि कितने चक्कर के लिए क्या चलेगा एल्गोरिदम में? कोई ऐसा कभी इतना गौर नहीं किया आपने? सर उसमें हमने एल्गो पे इतना गौर दिया ही नहीं है। सर तो ये तो सोचते थे लेकिन उसमें फिक्स वैल्यू होती थी, यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही। एक बार ये 4 टाइम चल रहा है, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम, मतलब इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, तो ऐसे ही होगा ना। अब एल्गोरिदम्स तो यही हैं, फिर वो आगे पीछे करके चलेंगी, वो जो रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें उसने क्या फाइंड करना है? डुप्लीकेट फाइंड करना है। वो डुप्लीकेट कैसे फाइंड कर रहा है? वो एक पहले को पकड़ता है, उसको दूसरे के साथ कंपेयर करता है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, छठे के साथ, ठीक है। अगर वो नहीं मैच करता तो फिर वो दूसरे को पकड़ता है, उससे अगलों वालों के साथ कंपेयर करता है। अगर उसको फिर भी नहीं मिलता तो वो उससे अगलों वालों के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर कंपैरिजन में, हर चक्कर में, हर राउंड में जो कंपैरिजंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर उसको नहीं मिल रहा, अगर वो मिल जाता है तो वो उसको मैच कर देगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप गौर करें कि उसकी हर कंपैरिजन में उसकी, अब मतलब मैं अब आपको इसका अरे एक बना के दिखा भी देता हूँ कि डुप्लीकेट फाइंड करने का, तो ताकि आप उसको विजुलाइज कर सकें और आपको एल्गोरिदम, लेट्स सपोज ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 2 है, ये फिर 5 है। तो अब ये हमारे पास एक अरे है, तो हमने इसमें से क्या फाइंड करना है? डुप्लीकेट को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कैसे, मतलब एज ए लेमैन मैं कहता हूँ कि ये अरे है, इसको आपने इसमें से डुप्लीकेट हैं या नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें बड़ी अकल दी हुई है, सेंस दी हुई है, हमारी आंखें अल्लाह ने दी है, विजुलाइज किया, हम फ़ौरन ही देख के कह देंगे कि 5 और 5, ठीक है, ये तो मैच कर गए जी, इसमें डुप्लीकेट है। लेकिन आपने गौर नहीं किया कि हमारी प्रोसेसिंग इतनी तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने बड़े स्टेप्स किए हैं इसके अंदर, लेकिन हमने उसको ऐसे लगा जैसे हमने कुछ नहीं किया। हमने स्टेप्स क्या किए? हमने एक्चुअली देखें तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, 5-6 को कंपेयर किया, ठीक है, 5-6 को कंपेयर किया, फिर 5-9 को भी किया, फिर 5-2 को किया, ठीक है, फिर 5-5 को कंपेयर किया, ठीक है। तो हमें पता, ये सारे कंपैरिजन हमने किए, लेकिन हमने इतनी जल्दी कर लिए कि हमें शायद उसका इदराक नहीं हुआ कि हमने ये काम कर लिया। फिर हमें पता चला कि इसमें डुप्लीकेट अवेलेबल है। तो अगर हम जो कंप्यूटर है उसको अगर इसने डुप्लीकेट फाइंड करना है तो क्या करेगा? पहला एलिमेंट लेगा, ठीक है, 5 को लेगा और उससे जो अगला एलिमेंट है 6 उसके साथ कंपेयर करेगा,
ठीक है। फिर 9 के साथ कंपेयर करेगा, फर्ज करें वो मैच नहीं हो रहा, फिर 2 के साथ करेगा, फर्ज करें इधर 5 भी नहीं है, इधर कोई और एलिमेंट है, फर्ज कर लें यहाँ पे 10 है, 5 नहीं है, तो वो 10 के साथ कंपेयर करेगा, तो वो किसी के साथ मैच नहीं हुआ 5। फिर क्या होगा, ये उसके बाद दूसरे स्टेप में जो आउटर लूप चलेगा वो क्या करेगा, 6 को पकड़ लेगा, ठीक है। फिर 6 को पकड़ के 9, 2, 10 के साथ कंपेयर करेगा, अगर फिर भी मैच नहीं होगा फिर वो अगले स्टेप में 9 को पकड़ेगा, फिर अगले बाकी 3 के साथ करेगा, अगर फिर भी नहीं है फिर 2 को पकड़ेगा, बाकी 2 के साथ करेगा, फिर 5 को पकड़ेगा और आखिरी के साथ करेगा, ठीक है। तो ये उस सूरत हाल में हो रहा है जब मैच नहीं हो रहा और उसमें जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं आपने देख लिया वो कम होती जा रही है, ठीक है। और उसका रीज़न है क्योंकि हमारी जो डिमांड है, एल्गोरिदम जो प्रॉब्लम है वो हमें ये डिमांड कर रहा है कि हम उसको ऐसे लेके चलें, ठीक है। तो यही स्टेप्स हैं जिनको बेसिकली हम किसी एल्गोरिदम की फॉर्म में इसको करते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास देखे जाए तो टोटल अंदर का जो लूप है, टोटल उसके कितने चक्कर लगे हैं, 7, 9, 10, ठीक है। 10 उसके राउंड्स हैं और इस 10 के अंदर वो नहीं है जो अनसक्सेसफुल हमने काउंट किए, वो उसके अंदर हमने काउंट नहीं किए हैं, ठीक है। जो आखिरी चक्कर था फॉर वैल्यू चेकिंग, जो बाउंड्री चेकिंग है, वो चक्कर इसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ। ये हम कह रहे हैं कि एक्चुअली जो 10 टाइम ये चला है, ठीक है जी। तो इसको लिखने का क्या, हम इसका बेस्ट वे क्या है, कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको, इस सारे प्रोसेस को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कितनी दफ़ा चला है, क्या हम ऐसे लिख सकते, हाँ क्या ऐसे लिख सकते हैं, समेशन कहाँ से कहाँ तक, फर्क करें J 2 to 5 T of J। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सबमिशन है, वो J की 2 वैल्यू से स्टार्ट होती है और 5 वैल्यू तक जाती है, और उसमें समेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम T ऑफ J से रिप्रेजेंट करते हैं। T ऑफ J के कितनी टाइम्स वो J की स्टेटमेंट चली है, तो हमें पता चला कि जब J 2 था तो J जब हमारे पास फर्स्ट राउंड में था, यानी कि J हमारे पास 1 था, ठीक है। तो ये कितनी दफ़ा चली, ठीक है। और जब J हमारे पास 2, उसके बाद सेकंड राउंड में था तो फिर कितनी दफ़ा चली, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आई। अच्छा बेटा, हम यहाँ पे ना करना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम, एक तो हमें पता चल गया कि ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो बड़ा आसान है, हम यहाँ पे लिख दें 10, ठीक है, काम ख़त्म। लेकिन हम इसको फार्मली मैथमेटिक्स की नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं ताकि जब हम इसका ओवरऑल सम करें तो हमें आसानी हो, ठीक है। हम इसको जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, मैथ की फॉर्म में। हम चाहेंगे कि किसी तरीके से इसको मैथ की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। तो अब ये जो सारे स्टेप्स हैं, हमें पता चला कि आउटर लूप कितनी दफ़ा चला है, इनर लूप कितनी दफ़ा चला है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने अब ये देखना है कि जो इंटरनल लूप है, इनर लूप है, वो कितनी दफ़ा चला, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, मैं ये देखिए कि जो इसका पहला चक्कर था उसके लिए 4 दफ़ा चला, बाहर के दूसरे चक्कर के लिए 3 दफ़ा चला अंदर का लूप, बाहर के तीसरे चक्कर के लिए अंदर का लूप 2 दफ़ा चला, बाहर के चौथे चक्कर के लिए इनर लूप 1 दफ़ा चला, ऐसे ही है। अब मैं इसी चीज़ को समेशन की फॉर्म में आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। समेशन की फॉर्म में आपके सामने मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो J है वो 2 से लेकर 5 तक है, ठीक है। J की वैल्यू है, ये देखिए आप, J की वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई थी, 2 से हुई थी ना बेसिकली। जो पहला चक्कर था वो 2 से स्टार्ट किया था,
सर ये फर्स्ट आइटरेशन की बात कर रहे हैं ना आप अभी? फर्स्ट टाइम जब पहली दफा हमने चलाया था तो बाहर का इनर लूप, लूप। हाँ बाहर की वैल्यू थी i1, तो जब हम जी अंदर आए थे तो ये i+1 2 हो गया था, ठीक है। तो ये 2 से लेकर n तक चला था, ठीक है, 4 टाइम, जी ऐसे ही है। जी तो जी ठीक है, तो अब हमने क्या किया उसको समेशन, अगर आपको याद हो डिस्क्रीट में थोड़ा सा, तो j2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब पहली आइटरेशन होगी तो t(2) होगा। जी t(2) का मतलब है कि जब हमारे पास ये j की वैल्यू 2 थी तो फिर ये कितनी दफा चला, 4 दफा चला ना, 4 टाइम। तो ये टी क्या है इसके अंदर? हाँ अब ये t क्या है, ये टी नंबर एरे ऑफ का इंडेक्स होगा। टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। सर यहाँ पे एरे का इंडेक्स नहीं होना चाहिए, एरे ए आई ए जे इस तरह से? बेटा हम यहाँ पे अब जो बात कर रहे हैं ना, अब हम एल्गो की बात नहीं कर रहे, अब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक ओके है। अब समझें, अब जब हम एल्गो की बात कर रहे हैं तो वो प्योर एल्गो की बात हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि कितना चक्कर, कौन सा लूप कितनी दफा चला, ठीक है। अब ये जो बात मैं अब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एनालिसिस की बात हो रही है, और जब भी हम एल्गोरिदम्स का एनालिसिस करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो फिर हम उसमें अरे की टर्म्स में बात नहीं कर सकते, उसमें लूप की टर्म्स में बात नहीं कर सकते। उसके हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं कि हम बात करेंगे हमेशा किस टर्म्स में, किन टर्म्स में, मैथ की टर्म्स में। अच्छा अब इसको समेशन, अच्छा इसको छोड़ें अभी, इसको फिलहाल। तो अब बताएं कि समेशन है तो हम, अगर आपको डिस्क्रीट मैथ में याद होगा, समेशन को हम कैसे लिखते थे। लेट्स सपोज हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, स्टेटमेंट है। इसको बताएं, इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नीचे समेशन डाल के नीचे 1 से स्टार्ट करके ऊपर अप टू n लेट्स सपोज हम कहते हैं k इज इक्वल स्टार्ट हो टू रहा है, 1। k स्टार्ट हो रहा है 1 से, और अप k टू n कहाँ तक जा रहा है, n तक, 4 टाइम, 4 टाइम जा रहा है। मतलब शाबाश, अगर k इक्वल टू 4। हाँ, और इसके आगे क्या लिख देंगे, k, k ऐसे ही, लिख देंगे। ठीक है। जी अब इस सारी स्टेटमेंट को का मतलब ये है 1 + 2 + 3 + 4। इतनी समझ आए सबको? जी सब स्टूडेंट को समझ है? बाकी जी लोग सबको समझ आ गई है? तो बेटा यही तो कर रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि लूप एक दफा 4 दफा चला, एक दफा 3 दफा चला, एक दफा 2 दफा चला, एक दफा एक दफा चला, ठीक है। अब ये सादा हो गया, आसान हो गया। ऐसे ऐसे कर लें इसको, टीजे की जगह के कर लेते हैं इस्तेमाल। कर लें सर। समझ आ गई? इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको? नहीं ठीक है, तो के आप इस्तेमाल कर लें टीजे की जगह। जे जे इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे थे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा राउंड है, कौन से राउंड पे हमें लगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे समझ सकते हैं तो फिर टीजे को भूल जाएं, फिलहाल हम यही समझे कि यहाँ पे ये हमारे पास समेशन ये आ गया, ठीक है। इसको उठा के बेशक इधर इसकी जगह पे ले, सही हो गया। अब इनर जो लूप है ये कितनी दफा चलेगा ये सॉरी, इफ स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? इफ स्टेटमेंट भी 10 टाइम चलेगी शायद। इफ 10 टाइम, फर्ज करें कि टोटल कोई नंबर है, आपको पता है कि फार लूप की जो बॉडी है वो हमेशा फार लूप के जो हेडर से एक दफा कम चलती है, जी ऐसी बात, ऐसा ही होता है ना। जो पिछला हमने सारा देखा है उसमें यही था कि उसकी जो हेडर है वो एक दफा ज्यादा चलता है, वो इसलिए एक दफा ज्यादा चलता है कि वो एक आखिरी कंडीशन रॉन्ग होती है।
लेकिन उसकी बाउंड्री चेक करने आता है तो वो फॉल्स हो जाती है, तो इस वजह से वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता। तो फिर जब ये एक दफ़ा कम चलेगा तो क्या होगा, हम -1 कर देंगे, ये जो समेशन है उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन के K1 से लेकर यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि वो 4 तक है आसानी के लिए। ठीक है, फिलहाल तो 4 तक जाएगा, तो उसमें के, अब लिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, कैसे भी अब इसको एक्सेप्ट करें, अब सेम है और उसमें से हम -1 कर देंगे। सेम समेशन है जो मैंने आपको राइट साइड लेफ्ट साइड पे टॉप पे समझा दी है, लेकिन अब उसमें सिर्फ एडिशन ये हुआ है कि उसमें से -1 कर देंगे, एक की कमी कर देंगे। ठीक है, वो इसलिए कि हमें पता है कि जो लूप है, लूप का हेडर एक दफ़ा ज़्यादा चलता है और उसकी बॉडी एक दफ़ा कम चलती है, ज़्यादा इस दफ़ा चलता है, तो आखिरी चक्कर में उसकी कंडीशन जब फॉल्स होती है तो वो उसका एक चक्कर लगता है। ठीक है, हो गया। अब इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। यानी कि ये जो नीचे वाली आपने कहा है कि -1 टाइम्स तक चलेगी, ऊपर वाली k टाइम्स तक, और ऊपर उससे ऊपर वाली अगर हम उसको n की रिप्लेस करें तो वो k+1 टाइम्स तक। हाँ जी, कौन सी ऊपर? ना 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 बेटा, इसको ऊपर भी n, वाली, हाँ ऊपर वाली चलेगी n+1 टाइम तक चलेगी। बेसिकली k और n में हम तो ये खुद नाम रखते हैं ना, n और k का तो एक ही मकसद है ना, n। नहीं, अब देखिए ना, अब एक टीजे की कंफ्यूजन से मैंने आपको निकाला, तो अब के की कंफ्यूजन में आप एंटर हो गई हैं। एन और के डिफरेंट थिंग्स हैं, सेम थिंग नहीं है। ठीक है, चलिए खैर, अब इसको जहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया है ठीक है, अब हम इसको बार बार करेंगे। अब हमारे पास आगे इंसर्शन सॉर्ट आ रही है, तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, तो वो हम उसको भी करते हैं। ठीक है, आई होप कि कोई एम्बिग्विटी अगर आपकी यहाँ पे रह गई है तो इंशाल्लाह वहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, 2-3 एल्गोरिदम्स हो जाएंगी तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, और ये 1 टाइम चलेगी मैक्सिमम, ये भी 1 टाइम। ठीक है, तो ये मेरा पिछली क्लास की जो होमवर्क था वो मैंने आपको दिया हुआ था। सर सेकंड स्टेटमेंट का टाइम बता दें अच्छा तो बेटा, रिपीट ये है करें, कि अब समझ नहीं हम आ रही आगे एल्गोरिदम देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट की, उसके अंदर सेम सिचुएशन है, तो उसके अंदर हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी इसको मेरे ख्याल से एंड कर दें, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है और मैंने मल्टीपल टाइम इसको रिपीट कर दिया है, तो इसकी बाद में हम इसकी वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको फिर बाद में हम इसको कहीं पे आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप फिर बार बार 3-4 दफ़ा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेम प्रॉब्लम, सेम इसी तरह का प्रॉब्लम आगे आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डोंट वरी।